सो हेलो एवरीवन, आप सबको पता है हम आगाज़ कर चुके हैं क्वेश्चन एक एंड कंसेप्ट अनेक सीरीज़ का। और इससे पहले हमने 2 वीडियो में 2 क्वेश्चन पे बात किया था और कई सारे कंसेप्ट वहाँ पे देखे थे। आज आपको क्वेश्चन एक कंसेप्ट अनेक सीरीज़ कंटिन्यू होती दिखाई दे रही है और इसका थर्ड वीडियो यानी कि थर्ड क्वेश्चन आज आपको मिलने जा रहा है। एंड द क्वेश्चन हियर इज़, सबसे पहला है द रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स एंड ज्वाइनिंग ऑफ एक्सॉन्स इज डिफाइंड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इज कॉल्ड। यानी कि इंट्रॉन्स को रिमूव करना और एक्सॉन को ज्वाइन करना डिफाइंड ऑर्डर में, तो उसको क्या कहेंगे? एंड योर ऑप्शंस आर इंड्यूसिंग, लूपिंग, स्लाइसिंग और स्प्लाइसिंग। तो हिंट देता हूँ आपको, ये आरएनए प्रोसेसिंग पर बेस्ड क्वेश्चन है। गेस करिए, इंड्यूसिंग होगा, लूपिंग होगा, स्लाइसिंग होगा या फिर स्प्लाइसिंग होगा। और इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस तगड़ी है बॉस। 2009 में और 2012 में एज इट इज़ क्वेश्चन दोहराया गया है। सो करेक्ट ऑप्शन इज स्प्लाइसिंग। इसके बारे में हम कंसेप्ट पे बात करते हैं थोड़ी सी। तो जो स्प्लाइसिंग जो प्रोसेस है, ये डीएनए है। ये डीएनए से जो आरएनए बनता है, इस आरएनए में ना कुछ सीक्वेंसेस काम के होते हैं, कुछ सीक्वेंसेस काम के नहीं होते। यानी कि कुछ सीक्वेंसेस इंटरप्टिव होते हैं, उनको बोलते हैं इंट्रॉन्स। मान लो ये सीक्वेंस यहाँ पर है और ये सीक्वेंस यहाँ पर है और बीच में वाला जो सीक्वेंस है हमारा काम का है। तो इन इंट्रॉन्स को हमें रिमूव करना है और इन एक्सॉन्स को हमें ज्वाइन करना है। इसको बोलते हैं, ऐसे आरएनए को बोलते हैं जिसमें इंट्रॉन्स और एक्सॉन को रिमूव करना पड़े, जो एक साथ दिखाई पड़ते हैं, उसको बोलते हैं एचएनआरएनए। एचएनआरएनए से हमें फंक्शनल एमआरएनए बनाना होता है और ये सिर्फ और सिर्फ ये जो काम करना पड़ता है स्प्लाइसिंग का, यूकैरियोटिक में करना पड़ता है। प्रोकैरियोटिक में करने की ज़रूरत नहीं। प्रोकैरियोटिक में डायरेक्टली ही फंक्शनल एमआरएनए बनता है। वहाँ पर हेट्रोजिनस, हेट्रो यानी कि अलग अलग बना हुआ, वो कंटेंट वाला आरएनए वहाँ पर दिखाई नहीं पड़ता। डायरेक्टली प्रोसेस्ड एमआरएनए मिलता है, लेकिन यूकैरियोटिक में ऐसी चीज़ नहीं होती, इसलिए स्प्लाइसिंग हमें वहाँ पर करनी पड़ती है। यानी कि एक्सॉन्स को रखना, इंट्रॉन्स को रिमूव करना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्प्लाइसिंग। सिर्फ और सिर्फ दिखाई पड़ता है यूकैरियोट्स के अंदर। और आरएनए प्रोसेसिंग का ये क्वेश्चन किस तरह से हुआ? आरएनए को हम प्रोसेस कर रहे हैं, मतलब हेट्रोजिनस जो आरएनए आया उसे कट कर रहे हैं, उसके अंदर कैपिंग कर रहे हैं, उसकी टेलिंग कर रहे हैं। आरएनए प्रोसेसिंग के 3 स्टेप्स होते हैं, स्लाइसिंग, कैपिंग, टेलिंग। उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ उसने एक स्पेसिफिक स्टेप के बारे में पूछा है। सो द आंसर गोज टू दिस क्वेश्चन इज स्प्लाइसिंग। क्वेश्चन नंबर 2, स्प्लाइसियोसोम आर नॉट फाउंड इन द सेल्स ऑफ। स्प्लाइसियोसोम्स किन ऑर्गेनिजम्स के सेल के अंदर देखने नहीं मिलते हैं? ये भी क्वेश्चन आरएनए प्रोसेसिंग पर बेस्ड है। एंड योर ऑप्शंस आर फंजाई, एनिमल्स, बैक्टीरिया एंड प्लांट्स। सो गेस कर सकते हो आरएनए प्रोसेसिंग। स्प्लाइसियोसोम, जैसा मैंने आपको बताया, स्प्लाइसिंग करने के लिए कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट होगी। स्प्लाइसिंग और स्प्लाइसियोसोम मिलता है ना, तो स्प्लाइसिंग करने के लिए जो कॉम्प्लेक्स की रिक्वायरमेंट होती है, उस कॉम्प्लेक्स का नाम होता है स्प्लाइसियोसोम। और मैंने बताया स्प्लाइसिंग सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में होती है। तो यूकैरियोटिक जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे उन सारों के पास स्प्लाइसियोसोम दिखाई पड़ेगा। अब इसमें से प्रोकैरियोटिक ऑप्शन कौन सा है ढूंढो, गेस करो। फंजाई प्रोकैरियोटिक है? नहीं। एनिमल्स प्रोकैरियोटिक है? नहीं। प्लांट्स प्रोकैरियोटिक है? तो बचा एक ही ऑप्शन, बैक्टीरिया। यानी बैक्टीरिया के अंदर स्प्लाइसियोसोम दिखाई नहीं पड़ते। और दूसरी बात, स्प्लाइसियोसोम कोई अकेला एंजाइम नहीं है। स्प्लाइसियोसोम जो है स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए और कई सारे कॉम्प्लेक्स प्रोटीन का मिलकर एक बड़ा कॉम्प्लेक्स बना होता है, जिससे हम आरएनए की प्रोसेसिंग करते हैं। आरएनए की प्रोसेसिंग इन दैट सेंस, एचएनआरएनए को फंक्शनल एमआरएनए में बदलना, वो काम जिस कॉम्प्लेक्स के थ्रू कहा जाता है, उस कॉम्प्लेक्स को हम स्प्लाइसियोसोम कहते हैं। बैक्टीरिया के अंदर स्प्लाइसिंग की ही जरूरत नहीं पड़ती, तो स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, इसलिए करेक्ट आंसर होने जा रहा है बैक्टीरिया। थर्ड क्वेश्चन कम्स हियर इज, ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन द डीएनए साइट एट विच आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू। अब एक बात कुछ को सुन लीजिए, ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस होती है उसके अंदर डीएनए से आरएनए बनाते हैं, यानी कि आरएनए को पॉलीमरेज करने वाला एंजाइम चाहिए, है ना। तो आरएनए पॉलीमरेज डीएनए को बाइंड करना चाहिए और आरएनए बनाना चाहिए। तो आपसे पूछा गया है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के अंदर आरएनए पॉलीमरेज जो है डीएनए के किस साइट पर बाइंड करता है? आपके ऑप्शंस हैं प्रमोटर, रेगुलेटर, रिसेप्टर, एनहांसर। और ये क्वेश्चन बेस्ड है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर। सोच लो क्या आएगा इसका आंसर। क्या प्रमोटर आएगा, क्या रेगुलेटर आएगा, क्या रिसेप्टर कोई मौजूद होते हैं, या फिर एनहांसर आएगा? 2003 का ये क्वेश्चन हो जाए। सो करेक्ट आंसर इज प्रमोटर। अब एक बात नोट कर लो मेरे, डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान डीएनए पॉलीमरेज डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस अकेला इनिशिएट नहीं कर सकता, उसके लिए उसे रिक्वायरमेंट होती है प्राइमर की। हम बात कर रहे हैं डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक उसी तरह आरएनए पॉलीमरेज जो है ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस अकेला इनिशिएट नहीं कर सकता, उससे रिक्वायरमेंट होती है सिग्मा फैक्टर की। यानी सिग्मा फैक्टर प्लस आरएनए पॉलीमरेज मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और सिग्मा फैक्टर प्रमोटर पर जाके जुड़ जाता है और यहाँ से आगे
आरएनए पॉलीमरेज आरएनए बनाने की प्रोसेस को कंटिन्यू रखता है, जिसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो इससे क्या बात पता चली, डीएनए पॉलीमरेज के लिए डीएनए रेप्लिकेशन में किसकी रिक्वायरमेंट, प्राइमर की रिक्वायरमेंट, उसी तरह ट्रांसक्रिप्शन में सिग्मा फैक्टर किसकी रिक्वायरमेंट है, आरएनए पॉलीमरेज के अंदर। मतलब दोनों को कोई ना कोई गुरु यानी कि मार्ग दिखाने वाला यहाँ पर होना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन पे हम बात करेंगे, आउट ऑफ 64 कोडॉन्स 61 कोडॉन्स कोड फॉर 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड, इट इज कॉल्ड। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं। एक क्वेश्चन बेस्ड है जेनेटिक्स कोड के ऊपर, एंड योर ऑप्शंस आर डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड, ओवरलैपिंग ऑफ जीन, ऑब्लिंग ऑफ कोडॉन, यूनिवर्सलिटी ऑफ कोडॉन। सोचो, हिंट दे चुका हूँ मैं, जेनेटिक कोड पर है, ए आएगा, बी आएगा, सी या फिर डी। तो करेक्ट इज डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। 64 कोडॉन्स हमारे पास हैं, उसमें से 61 कोडॉन्स कोड फॉर 20 अमीनो एसिड। मतलब 20 अमीनो एसिड कोड करने के लिए हमारे पास 61 कोडॉन्स हैं। मतलब 20 लोगों की इन्फॉर्मेशन चाहिए, लेकिन है कितने लोग इन्फॉर्मेशन वाले, 61। इसका मतलब तो यही हुआ कि ये कोडॉन जो है, एक से ज़्यादा कोडॉन इन 20 अमीनो एसिड को कोड करते होंगे। यानी 3 से 4 कोडॉन अगर एक ही कोड करें तो बचे हुए 61 उसी तरह से 20 से कंप्लीट हो जाएगा। समझो, इसे डीजेनरेसी कहते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन एक कंसेप्ट में आपको केमिस्ट्री की भी एक कंसेप्ट मिलने जा रही है। आपने डी ऑर्बिटल के बारे में पढ़ा होगा, पी ऑर्बिटल के बारे में पढ़ा होगा, पी सबशेल के बारे में पढ़ा होगा। पी सबशेल के अंदर आते हैं 3 ऑर्बिटल्स, और इन ऑर्बिटल की एनर्जी होती है इक्वल, इसलिए इनको डीजेनरेट ऑर्बिटल कहा जाता है। मतलब कुछ ना कुछ इनके अंदर इक्वल होना चाहिए। ऑर्बिटल्स की अगर एनर्जी इक्वल है तो उनको क्या कहेंगे, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। उसी तरह मान लो एक कोडॉन है ABC, वो कोडॉन स्पेसिफाई कर रहा है एक्स अमीनो एसिड को, बाद में CDE नाम का कोडॉन भी एक्स अमीनो एसिड को स्पेसिफाई कर रहा है। उसी तरह यानी कि दोनों कोडॉन ने मिलकर एक ही अमीनो एसिड को बनाया, मतलब दोनों का फंक्शन क्या होने जा रहा है यहाँ पर, सेम, इसलिए इनको डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड से कहा जाता है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आएगा। इस पर थोड़ा डिटेल में बात करते हैं चार्ट के फॉर्म में। टोटल हमारे पास कितने हैं, 64 कोडॉन, उसमें से 3 कोडॉन होते हैं स्टॉप कोडॉन, 3 होते हैं, तो बच्चे कितने, 61 कोडॉन। 61 कोडॉन्स में से ज़्यादातर कोडॉन ऐसे हैं, यानी कि एक कोडॉन है जो है वो एक अमीनो एसिड को बनाएगा, हो सकता है दूसरा कोडॉन भी वही अमीनो एसिड बनाए जो पहले वाला बना रहा था। एग्जाम्पल के लिए यू अगर आपके पास कोडॉन है तो वो फिनाइल एलानिन के लिए कोड करेगा। ठीक उसी तरह UUC जो है वो भी फिनाइल एलानिन के लिए कोड करेगा, यानी UUU ये जो है फिनाइल एलानिन को बनाया, UUC ने भी फिनाइल एलानिन को बनाया अमीनो एसिड को। दोनों ने फंक्शन सेम किया, मतलब एक दूसरे के डीजेनरेट हैं ये। उसी तरह UUA एंड UUG, ल्यूसिन का इन्होंने फॉर्मेशन किया, ल्यूसिन के लिए इन्होंने कोड किया, मतलब ये दोनों एक दूसरे के डीजेनरेट हैं। अब एक नई टर्म यहाँ पे आपको मिलती है, एम्बिग्यूअस एंड अनएम्बिग्यूअस। वो डीजेनरेसी से किस तरह से अलग है। जेनेटिक कोड इज डीजेनरेट तो हैं, लेकिन नॉन एम्बिग्यूअस हैं। मतलब कि इस UUU ने फिनाइल एलानिन का अगर फॉर्मेशन किया तो ये दुनिया के किसी भी ऑर्गेनिज्म में, कहीं पर भी, किसी भी सेल में, किसी भी फॉर्मेट में हो, फिनाइल एलानिन का ही फॉर्मेशन करेगा। UUU कभी भी टायरोसिन का फॉर्मेशन नहीं करेगा, टायरोसिन के लिए कभी कोड नहीं करेगा। मतलब एक अमीनो एसिड को बनाने के लिए अगर UUU कभी फिनाइल एलानिन को बना रहा है तो वो हमेशा फिनाइल एलानिन को ही बनाएगा। इसको बोलते हैं अनएम्बिग्यूटी। दूसरे अमीनो एसिड के लिए वो कोड नहीं कर सकता। लेकिन मेनी कोडॉन्स फॉर वन पर्टिकुलर अमीनो एसिड, इट इज कॉल्ड डीजेनरेसी। लेकिन एक कोडॉन सिर्फ और सिर्फ एक ही अमीनो एसिड को बना सकता है, दूसरे किसी को नहीं, इज कॉल्ड एम्बिग्यूटी। मतलब जेनेटिक कोड एम्बिगुअस होते हैं, नॉन एम्बिगुअस होते हैं, नॉन एम्बिगुअस होते हैं। मतलब एक कोडॉन जो है सिर्फ और सिर्फ एक को ही बनाएगा, दूसरे को नहीं बना सकेगा। नॉन एम्बिग्यूटी यहाँ पे देखने को मिलता है। नॉन एम्बिगुअस कोड मीन्स देर इज नो एम्बिग्यूटी अबाउट अ पर्टिकुलर कोड। एम्बिग्यूटी यहाँ पे देखने को नहीं मिलती। वन कोडॉन स्पेसिफाइज ओनली वन अमीनो एसिड एंड नॉट एनी अदर। जैसे UUU का हमने एग्जांपल लिया। देयर आर 64 कोडॉन, आउट ऑफ 64 3 क्या है, स्टॉप कोडॉन्स हैं, इनको नॉन सेंस कोडॉन है। नॉन सेंस इन द सेंस उनका कोई सेंस नहीं है अमीनो एसिड बनाने के लिए। दैट इज दे डू नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड एंड रेट 61 कोड फॉर 20 अमीनो एसिड। 61 है 20 के लिए, तो एक से ज़्यादा कोड्स जो हैं एक अमीनो एसिड को बना सकते हैं। नाइदर ऑफ देम कोड फॉर मोर देन वन अमीनो एसिड एक्सेप्ट GUG विच नॉर्मली कोड फॉर। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है अनएम्बिग्यूटी का। जो GUG है वो नॉर्मली किसके लिए कोड करता है, वैलिन के लिए, बट सर्टन कंडीशंस पर वो एन फॉर्माइल मिथेनॉन के लिए एज अ इनिशिएशन कोडॉन के फॉर्म में कोड कर सकता है। एम्बिग्यूटी का एक्सेप्शन क्या है, GUG। GUG किसके लिए कोड करता है, वैलिन के लिए। तो अगर GUG ने जब वैलिन के लिए कोड करना डिसाइड कर लिया है तो दूसरे किसी अमीनो एसिड को कोड नहीं करना चाहिए था नॉन एम्बिग्यूटी के मुताबिक, लेकिन फिर भी वो सर्टन कंडीशन के अंदर मिथेनॉन के लिए कोड कर रहा है, इसलिए हम एज एन एक्सेप्शंस लेते हैं इसको एम्बिग्यूटी के हिसाब से। आई होप हम एक ही क्वेश्चन में कई सारे कंसेप्ट एनालाइज करने में कामयाब रहे।
मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।